Good morning and welcome, my dear students. So, let's start our today's chapter on ultraviolet absorption spectroscopy. So, looking at this electromagnetic spectrum, आप सभी जानते हैं कि हमारी जो light waves हैं that consist of electrical field and the magnetic field having perpendicular planes with each other. तो यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं, going from the lower frequency range to higher frequency range, we are going from radio waves to microwave region, then to infrared, visible spectrum, ultraviolet spectrum, X-rays and gamma rays. ये जो फ्रीक्वेंसी का पार्ट है, अगर मैं वेव की तरफ आपका ध्यान दिलाऊं, तो आप देख रहे हैं वेव का जो स्पेक्ट्रम है वो बड़ा लो वेवलेंथ का है। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है तो मेरा जो वेवलेंथ है वो रिड्यूस होने लगता है। ये वेव जो आपको नजर आ रही है, तो मेरा वेवलेंथ है, आप देखोगे ये धीरे धीरे कंप्रेस हो रहा है। इस रीजन के बीच में ये कंप्रेशन बढ़ता जा रहा है। सो द फ्रीक्वेंसी इज बीइंग इंक्रीज्ड गोइंग फ्रॉम द रेडियो वेव्स टू गामा रेज। नीचे दो पार्ट्स में हमें जो स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है, वन इज द वेवलेंथ पार्ट, ठीक है। इफ द वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग, द फ्रीक्वेंसी इज बीइंग इंक्रीज्ड। कॉरेस्पॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हम सभी जानते हैं, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो अगर मेरा न्यू दैट इज द फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी मेरी बढ़ती है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली मेरी जो एनर्जी है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ओके, so that is why the energy is being increased with increase in frequency. हमारे जो चैप्टर है अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, that deals with the UV region which goes around 200 to 400 nanometers. So UV spectroscopy, again talking about here, the UV spectroscopy, it is also a kind of absorption spectroscopy. अब इसको absorption spectroscopy क्यों कहा जाता है? Because the molecules absorbs those radiation and further excitation of electrons occur. The molecule must contain conjugated double bonds. Double bonds का होना जरूरी है because those electrons are going to excite from the lower band to the higher band region. Okay. यहाँ पे हम इसको देखते हैं, ये फिर से हम उसी रीजन की बात करें, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, एक्सरेज एंड गामा रेज। तो माइक्रोवेव में जनरली क्या हो रहा है, यहाँ पे देयर इज अ रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग ऑन। मॉलिक्यूल्स है माइक्रोवेव रीजन में लोअर एनर्जी पे है, तो दे स्टार्ट्स रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड प्लेन्स, डिपेंडिंग अपॉन कि मॉलिक्यूल मेरा लीनियर है, सो वी कैन से उसमें रोटेशन एक अपने एक्सिस पे होगा तो हमें नजर नहीं आएगा, सो वी कैन से वन एक्सिस पे वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। लाइकवाइज अगर वो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, अगर मैं बात करूं कि वो बेंट शेप का है या फिर वो टेट्राहेड्रल शेप का है, ठीक है। सो दे कैन रोटेट इन थ्री प्लेन्स, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। माइक्रोवेव से आगे बढ़ते हैं इंफ्रारेड पे, द मॉलिक्यूल विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग लाइक अ स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग्स में अगर जैसे हम देखें दोनों तरफ अगर एटम है तो अपने बॉन्ड लेंथ के आपके कंप्रेशन और एक्सटेंशन की तरह वाइब्रेट कर सकते हैं। अब अगर हम यूवी विजिबल रेंज की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे excitation of electrons is being occurring from the HOMO, that is highest occupied molecular orbital, towards the LUMO, that is lowest unoccupied molecular orbitals, ठीक है। अगर मैं यूवी से हायर फ्रीक्वेंसी रेंज पे जाता हूँ, एक्सरेज में क्या होता है, देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, आयनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी बहुत ज्यादा सप्लाई की जा रही है, ठीक है। इसलिए हमें अक्सर आप देखा होगा हॉस्पिटल्स में बाहर एक बोर्ड लगा होता है, डू नॉट एंटर, ठीक है। और स्पेशली मेटल ऑब्जेक्ट्स लेके वहां पे ना जाएं जहां पे एक्सरे किया जा रहा होता है। और वो एक लार्जर ड्यूरेशन तक अगर एक्सरे हमारी बॉडी पे रहती है तो वो व्हाट विल एक्टिव आयनाइजेशन और ब्रेकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल, इसलिए ज्यादा एक्सपोजर हमें मना किया जाता है। अगेन इफ यू गो फॉर एक्सरे टू गामा रेज,
तो गामा रेज तो और ज्यादा हार्मफुल हो जाती है, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूवी विजिबल रीजन गोइंग फ्रॉम योर 400 टू 700। हम इस स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। Okay. What is the principle of UV visible spectroscopy? First, when UV radiation they are allowed to pass through a compound having multiple bonds, a part of that energy is being absorbed. एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? वो मॉलिक्यूल जिसके पास वो एंटाइटी है, योर डबल बॉन्ड्स आर देयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ठीक है। तो पहले तो वो एब्जॉर्ब करेंगे, सॉरी, देन अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब that depends on the structure of the compounds and the wavelength of the radiation। मेरी रेडिएशन की वेवलेंथ क्या है, पहला तो उस पर डिपेंड करेगा, और स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड कि उसके पास डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करेगा। थर्ड, that absorbed energy is used to excitation of electrons from lower energy to higher energy। Next, the amount of energy absorbed at each wavelength of UV region, this is a measure with the help of spectrometer। So spectrophotometer और spectrometer ये basically एक instrument है जो उस absorbed radiation को detect करता है और आपको बताता है कि वो किस particular wavelength पे वो radiation absorb हुई है। So since it involves electronic excitation, it is also known as electronic spectroscopy। ठीक है, तो अक्सर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो वर्क करता है, दैट इज द बियर लैम्बर्ट्स लॉ। तो बियर लैम्बर्ट लॉ बेसिकली एक रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब and the concentration of solution along with the length of the solution through which the light is being passed through। ये लाइट कितनी लेंथ तक गई है, ठीक है, सॉल्यूशन की अपनी कंसंट्रेशन क्या है। अगर कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज एंड नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन विल आल्सो इंक्रीज। सिमिलरली अगर आप लेंथ बढ़ा देते हो तो अगेन जैसे कंसंट्रेशन के केस में था वैसे ही लेंथ के केस में भी मेरा एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। So here this factor log 10 I naught by I, that means initial intensity by final intensity of the light is directly proportional to concentration as well as the length। Or we can simply say that absorbance is equals to epsilon CL, where A is the absorbance, उस particular solution की absorbance, L is the path length, it is defined in centimeters। जब ये फॉर्मूला यूज करें तो ध्यान रखें that your length should be in centimeters, concentration is in mole per liter, and epsilon is basically is defined as the molar absorptivity of the solution or the molar extinction coefficient। So this is something which is constant। So reciprocal of absorbance, this is called as the transmittance of the solution। तो अगर ट्रांसमिटेंस पूछा जाता व्हाट इज ट्रांसमिटेंस, तो बेसिकली दिस इज इनवर्स ऑफ द एब्जॉर्बेंस। ऑलराइट, तो कहां कहां पे ये बियर लैम्बर्ट लॉ है जो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन द कंपाउंड फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद द सॉल्वेंट। अगर मेरे जो कंपाउंड है जो सॉल्यूशन में डाला गया है वो सॉल्वेंट के साथ कोई कॉम्प्लेक्स बना लेता है तो वो एरर देगा आपके रिजल्ट के अंदर। सेकेंड, द मॉलिक्यूल अंडरगोज एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अगर वो मॉलिक्यूल एसोसिएट करता है, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाता है, तो वो स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि मान लो कंसंट्रेशन मेरी 100 थी तो मुझे वो 50 नजर आएगी क्योंकि मेरे आधे मॉलिक्यूल्स जो है वो एसोसिएट कर गए। या फिर डिसोसिएशन, अगर उसके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाती है, ठीक है। एंड थर्ड, इफ द कंपाउंड शोज फ्लोरेसेंस, ठीक है, फ्लोरेसेंस अगेन इंटरफेयर्स विद योर ओरिजिनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो इन तीन चीजों में आपका जो बियर लैम्बर्ट लॉ है दैट इज नॉट applicable। Looking at the spectrophotometer, so as you can see here,
अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज अ सोर्स जो वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ प्रोवाइड कर रहा है, एंट्रेंस स्लिट होती है ताकि आप जो वेवलेंथ है गोइंग फ्रॉम 400 टू 700 आप एक एक करके चलते हो रेडिएशन को जो दे रहे होते हैं 400 401 402 एंड सो ऑन. Dispersion device that bifurcates that spectrum going through the sample is the monochromatic wavelength. 400 से 700 तक वो monochromatic wavelength pass on होती है. This generally sample जो basically होता है ये आपका 1 सेंटीमीटर in length होता है, ठीक है, ताकि आप इजीली वहां से पास ऑन कर सको और जो यूनिट है वो मेरी नलीफाई हो जाए. आपके जो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एप्सिलॉन CL. सो डिटेक्टर बेसिकली आपको क्या बताता है, वो इस तरह का ग्राफ देता है. On your y axis you have absorbance, on your x axis you have the wavelength. तो यहाँ आप देख रहे हो आपको एक पीक नजर आ रहा है. इस पीक का जो टॉप है we call it as a lambda max. So here on this spectrum you can see the lambda x correspond to 217 nanometer. अगर आप इसको vertically draw करो तो this exactly goes to 217 nanometer. तो ये basically ग्राफ क्या बता रहा है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो इस वेवलेंथ पे हुई है. और ये जो वेवलेंथ है, ये जो स्पीक है, बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की कि उसमें जो एंटाइटी है वो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करेगी. सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस. ये स्पेक्ट्रम आपने देखा होगा, अक्सर हम इस चीज को रीड आउट करते हैं. तो लोअर एनर्जी क्या होती है, सिग्मा बॉन्डिंग, देन यू हैव पाई बॉन्डिंग, then going over pi you have non-bonding electrons, then pi anti-bonding and sigma anti-bonding. तो ट्रांजिशन कहाँ होता है, हमेशा लोअर से हायर की तरफ. ओके, सो कौन कौन से हो सकते हैं, यू हैव सिग्मा टू पाई, योर पाई टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार. सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजिशंस पॉसिबल. ये सारे के सारे सिग्नेचर हैं. सपोज अगर सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जहां पे डबल बॉन्ड्स नहीं है. तो इनका स्पेक्ट्रम कहाँ होता है, दैट इज अराउंड लेस देन 140 नैनोमीटर्स. तो अगर मुझे कोई पीक 140 नैनोमीटर से नीचे आता है, दैट इज ड्यू टू सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस. सिमिलरली पाई पाई स्टार ट्रांजिशंस ये लॉन्गर वेवलेंथ पे है, गोइंग फ्रॉम अराउंड 250 के अराउंड जो वेवलेंथ पे आता है. So that is due to double or triple bonds in the entirety. Similarly, you can also have N2 pi star non-bonding से N2 sigma star non-bonding से sigma star electrons पे. तो ये कहां पर होता है, जहां पे हेटेरो एटम्स हैं. दैट मींस यू हैव नाइट्रोजन प्रेजेंट, ऑक्सीजन, सल्फर. तो इनके पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है. तो इन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहां लाई कर रहे हैं, सिग्मा स्टार यहां है. So excitation again going from N to sigma star. Similarly, you have N to pi star. अगर वहां पे डबल बॉन्ड भी है प्लस एक हेटेरो एटम भी है, तो वहां क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार पे भी मेरा एक्साइटेशन पॉसिबल है. तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजिशन पॉसिबल है डिपेंडिंग अपॉन की जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर एंटाइटी क्या है. So there are two type of transitions, allowed transitions and forbidden transitions. Allowed transitions में क्या है, जो value of epsilon max this is greater than 10 to the power 4, वहां पे जो molar absorptivity है वो बहुत ज्यादा होगी. They specifically arise from the pi to pi star transitions, क्योंकि pi electrons की density बहुत ज्यादा होती है तो उनकी absorbance भी बहुत ज्यादा आती है. And the probability of their occurrence is वेरी हाई, ठीक है. पाई पाई स्टार ट्रांजिशन की होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है. फॉरबिडन ट्रांजिशन जहां पे मेरी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी 10 टू द पावर 4 से कम है, वी कॉल इट एज अ फॉरबिडन ट्रांजिशंस. हियर दे स्पेसिफिकली अराइज फ्रॉम n to pi star transitions. Although they are the forbidden transitions, but हम कुछ तह तक इसको भी ऑब्जर्व करते हैं. And the probability of their occurrence is very low. बहुत कम ये हमें नजर आते हैं आपके स्पेक्ट्रम के अंदर. तो कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम है जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं.
The energy difference of pi to pi star transition, this is large in case of an इथाइलिन मॉलिक्यूल। तो इथाइलिन मॉलिक्यूल में अप्रोक्सीमेटली 180 नैनोमीटर्स पे हमें डिटेक्ट होती है। ये आप देख रहे हैं, ये इथाइलिन मॉलिक्यूल है। वी हैव वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हियर which is detected at 180 nanometers. Okay, likewise when it is in conjugation with another double bond, जैसा अगर हम बात करें 1,3-ब्यूटाडाइन की, अब 1,3-ब्यूटाडाइन में स्ट्रक्चर में अगर आप देखो देयर आर टू डबल बॉन्ड, वन हियर एंड सेकेंड हियर, और ये दोनों कॉन्जुगेशन में है, दैट मींस अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स आर देयर। इस केस में मेरा जो लैम्डा मैक्स है दैट गोज अराउंड 217 nanometers. Okay, so with increase in conjugation, the energy difference between the pi-pi transition decreases. Conjugation बेसिकली क्या कर रहा है, स्टेबलाइज करता है मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो स्टेबलाइजेशन से मेरी जो ट्रांजिशन है वो घट रही है, हेंस मूविंग टू अ लॉन्गर वेवलेंथ। अगर एनर्जी कम हो रही है तो वेवलेंथ बढ़ेगी। हम जानते हैं ये रिलेशन E is equals to H nu or basically Hc by lambda. So basically E is inversely proportional to 1 by lambda. ठीक है, एनर्जी घटेगी, लैम्डा बढ़ेगा। कॉन्जुगेशन क्या कर रहा है, एनर्जी कम कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। तो एनर्जी कम हो रही है, वेवलेंथ मेरा बढ़ेगा, हायर वैल्यूज पे जाएगा। ऑलराइट, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बेसिकली अगर इनिशियली मॉलिक्यूल में वो एब्जॉर्ब नहीं भी कर रहा है तो वो उनकी प्रेजेंस की वजह से या उनकी एडिशन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन डिटेक्ट होती है, जिसमें से एक है क्रोमोफोर। क्रोमोफोर या कलर इम्पार्टिंग भी इसको कहा जाता है, कलर कैरियर भी कहा जाता है। सो बेसिकली इन एनी सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द कंपाउंड। कलर किस वजह से आता है, अगर कोई वेवलेंथ हमें नजर आ रही है तो जिस वेवलेंथ की रेडिएशन हमें नजर आती है अकॉर्डिंगली उसका कलर मुझे ब्राउन, रेड या ग्रीन नजर आता है। सो नाइट्रो कंपाउंड्स, NO2 कंपाउंड्स, बेसिकली दे इम्पार्ट येलो कलर टू द सॉल्यूशन। सिमिलरली एराइल कॉन्जुगेटेड Similarly, aryl conjugated azo groups, they impart color to the azo dyes. Azo क्या होता है, N डबल बॉन्ड N, azo group अगर ये अटैच है वो भी एक कलर सिस्टम को दे रहा है। So there are two type of chromophores here, one which contains sigma and pi electrons, so they will undergo pi to pi star transitions. जैसे इथाइलिन है, you have pi electrons here. Your acetylenes, they also have pi electrons here. Your phenyl ring, they also contains pi electrons in conjugation. ठीक है, ये भी स्टेबलाइज कर रहे हैं। एंड सेकंड टाइप ऑफ क्रोमोफोर है which contains sigma, pi and n. So one contains sigma and pi, basically उनके अंदर सिर्फ pi electrons है स्पेसिफिकली जो ट्रांजिशन में जाएंगे, और जहां पे मेरा sigma, pi और n तीनों है उस केस में मेरा क्या होगा, N2 pi star along with pi to pi star। तो दो तरह की ट्रांजिशन वहां पे फेवर करेंगी, pi to pi, N2 pi। तो वो कहां पर है, कार्बोनिल ग्रुप्स, वी हैव अ हेटेरो एटम, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, नाइट्राइल ग्रुप अगेन अ हेटेरो एटम। ठीक है, एज अ ग्रुप वी हैव टू हेटेरो एटम्स present. Okay, so there are two types of chromophore here. Similarly, we also have auxochromes. So they are basically those groups which do not itself act as a chromophore. ठीक है, वो अपने आप में chromophore नहीं है, वो absorb नहीं कर रहे हैं, but when they attach to a chromophore, they bring about a shift of the absorption band to a longer wavelength. वो chromophore के साथ attach होते हैं, तो वो जो wavelength है उसको वो change कर देते हैं. That means वो कलर को भी चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर योर alcoholic group OH, OR, SH, thio groups, NH2, NHR, NR2, etc. So why shift towards the longer wavelength? क्वेश्चन यहाँ पे ये राज होता है कि लॉन्गर वेवलेंथ पे ही क्यों, शॉर्टर वेवलेंथ पे क्यों नहीं। जैसे हमने बात करी
एनर्जी को अगर स्टेबलाइज करेगा कोई भी मीडियम, ठीक है, तो एनर्जी डिक्रीज करेगा सिस्टम की, एनर्जी डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी। ओके, सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड, व्हाई to the lower wavelength. So auxochromes, they have the ability to extend the conjugation which is present in the chromophore. तो वो किस वजह से कर रहा है? रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन। आप सभी जानते हैं रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट यू हैव हाइपर कॉन्जुगेशंस, ठीक है। जहां पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जिनको हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वी हैव रेजोनेंस, ठीक है। सो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है, अगर मैं OH SHE ग्रुप ऐड कर देता हूं, फिर वी हैव टू मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, एनर्जी को और स्टेबलाइज कर देगा सिस्टम को। स्टेबलाइजेशन मींस डिक्रीजिंग द एनर्जी, decreasing the energy means increasing the wavelength. We have an inverse relationship. All right. कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। Benzene shows an absorption band at 256 nanometers and the epsilon max molar absorptivity is 200. Okay, whereas aniline they have a band at 280 nanometers and epsilon max is at 1430. तो आप दोनों वैल्यूज को देखो, मेरा जो लैम्डा मैक्स है वो मेरा बेसिकली बढ़ गया है, लॉन्गर वेवलेंथ पर गया है, और मेरी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी भी बढ़ गई है, जस्ट बिकॉज वी हैव एडेड एन NH2 ग्रुप टू द बेंजीन रिंग, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम्स बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो मेरा इनिशियल बेंजीन था, जो क्रोमोफोर था, उसके वेवलेंथ को उसने चेंज कर दिया। जो हम चेंज की बात कर रहे हैं, देयर आर अदर वेज ऑल्सो, ठीक है। लॉन्गर वेवलेंथ के अलावा भी अगर शॉर्टर वेवलेंथ पे जाता है या फिर बैंड है वो मेरा इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, इनको भी हम कुछ नाम से जानते हैं, साइंटिफिक नेम है जिनको हम बात करते हैं। वी ऑल्सो हैव, अगर आपका जो इनिशियल स्पेक्ट्रम था, अगर इट शिफ्ट टुवर्ड द लोअर वेवलेंथ साइड, वी कॉल इट एज अ ब्लू शिफ्ट, ओके। और जब ये शिफ्ट मेरा लार्जर वेवलेंथ साइड होगा, वी कॉल इट एज अ रेड शिफ्ट। सिमिलरली अगर आपका जो पीक है ये इंक्रीज कर रहा है, यू कॉल इट एज अ हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपर मींस अग्रेसिव, ठीक है, तो दैट मींस जो कर्व है वो मेरा बढ़ेगा, ठीक है। इनवर्स क्या होगा? हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। हाइपो मींस लोअर, ठीक है, तो मेरा बैंड जो है उसकी इंटेंसिटी डाउन हो जाएगी। So hyperchromic, hypochromic, blue shift and रेड शिफ्ट। तो इस शिफ्ट के नाम आपको याद रखने हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज अ ब्लू शिफ्ट और व्हाट इज अ हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। या फिर आपको एग्जांपल दिए जा सकते हैं कि पी की इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो उसको आप क्या कहते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क्ड इन अ सिमिलर पैटर्न। So this is few UV spectra of conjugated enes, dienes, then that involves pi to pi star transition. अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, we have green, pink and blue. तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है? कॉन्जुगेशन यहाँ पे मेरी 3 है, कॉन्जुगेशन मेरी अब बढ़ जाती है टू 4, कॉन्जुगेशन इनिशियली 3, 3 डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड अगर मेरे बढ़ गए 4 एंड 5, तो मेरा अकॉर्डिंगली मेरा जो ये पीक जो लैम्डा मैक्स है ये भी मेरा बढ़ रहा है ग्रीन से पिंक की तरफ, पिंक से ब्लू की तरफ टुवर्ड द लॉन्गर वेवलेंथ। ऑल्सो इनकी इंटेंसिटी भी मेरी धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये जो चेंज है जिनको हम देख पा रहे हैं डाइन्स के अंदर या इनोन्स के अंदर, ठीक है, ये एक ग्रेजुअल चेंज है विद एडिशन ऑफ अ डबल बॉन्ड, ठीक है। दैट मींस हम ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आल्सो सिग्निफाइज कि वो कौन से पर्टिकुलर वेवलेंथ के अंदर होगा। देयर मस्ट बी अ बेस जहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। सपोज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो कॉन्जुगेशन में है वो 1 है, ठीक है, तो दैट मींस 2 डबल बॉन्ड्स आर देयर, देन 3 4 5 6। तो अकॉर्डिंगली एक फैक्टर है बिटवीन 15 टू 45 नैनोमीटर का जो हमेशा मेरा बढ़ता जा रहा है विद इंक्रीज इन डबल बॉन्ड। ऑलराइट,
इसी को हम ऑब्जर्व करते हैं टू इन डिफरेंट पार्ट, जिसको हम कहते हैं वुडवर्ड फाइजर रूल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वुडवर्ड फाइजर रूल। आप सभी स्टूडेंट इसको थोड़ा सा रीड करके आए ताकि हम इस चैप्टर को और अच्छे तरह से समझ पाए। ओके, सो थैंक यू सो मच, दैट इज ऑल फॉर टुडे।